ट्रांजिशन मेटल्स का है कि अच्छा ट्रांजिशन मेटल्स का ये कि यू हैव इनऑर्गेनिक है, ठीक है. दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एज you probably already know कि inorganic क्या होता है. Inorganic रट्टा होता है, ठीक है. You have to memorize a lot of things. Understanding भी है, ठीक है. It doesn't mean कि there's no understanding to it. There is concept behind it. लेकिन most of the time when you're studying inorganic chemistry, it's all about memorizing colors, memorizing melting points, trends, ठीक है. वो सारी चीजें, reaction, पानी के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ क्या होगा. सो इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग ट्रेंड्स. तो ट्रांजिशन मेटल इज नॉट वेरी डिफरेंट, ऑल्दो इसमें लेट्स से 30% जो है वो कॉन्सेप्चुअल भी है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट भी है. बट एट द एंड ऑफ द डे मेक श्योर यू मेक वेरी गुड नोट्स एंड यू हैव टू मेमोराइज दोस स्टफ. प्लस जो क्वेश्चंस आएंगे ना पास पेपर्स के अंदर, वो भी बड़े टिपिकल से होंगे. मतलब उसके अंदर कुछ सोचने का नहीं होगा, वही एक ही चीज बार बार आपसे पूछ रहे होंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ओ लेवल्स के ऊपर भी, ओ लेवल्स में भी ना आपसे अगर ट्रांजिशन मेटल के ऊपर क्वेश्चन आते थे तो वही 4-5 आते थे. तो ए लेवल्स के अंदर भी द क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी वेरी टिपिकल एंड दे गोइंग टू बी रिपीटेड. बहुत सारे रिपीट हो रहे होंगे, एग्जैक्ट डिटो एज इट इज रिपीट हो रहे होंगे. अच्छा, एनीवे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, where are transition metals located? It's अच्छा, most of us assume कि this is transition metals, ठीक है. Remember, these are not transition metals. And just one second, let me मैं इसको margins बना लूँ ताकि automatically notes बन जाएंगे, ठीक है. तो just one, ठीक है. इसकी PDFs में automatically जो भी मैं लिखूंगा ना उसकी PDFs automatically बन जाएंगी, ठीक है. अच्छा, anyways, transition metals. First thing, most of you think that these are transition metals. Not all of them are transition metals. इनका जो technical word है ना, that is, they're called, the better word is D block elements. ठीक है, all of them, they are known as D block elements. A lot of them are transition metals, but not all of them, ठीक है. इसमें बहुत सारे transition metals नहीं है, and they don't show properties of transition metals. Scandium हो गया, zinc हो गया, ठीक है. They're not transition metals. अच्छा, पहले तो D block elements पे आ जाते हैं. What are D block elements? D block elements are those elements जिनमें when you're filling the electronic configuration, तो last electron goes into D. So your last electron is filled in a D subshell. तो जब भी आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वुड बी गोइंग इन अ डी सबशेल. किसी को भी पिक कर लो, स्कैनियम पिक कर लेते हैं. स्कैनियम इज आई थिंक 21 इलेक्ट्रॉन्स. सो 21 वुड बी, इफ इट्स 21, जस्ट वन सेकंड. अच्छा, so if it's 21 electrons, the electronic configuration is going to be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ट्रांजिशन मेटल में 4s पहले फिल होता है, एंड देन वन इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द 3d. एक चीज का ख्याल ये रखना है कि इनका जो ऑर्डर है, इवन दो द 4s इज फिल्ड फर्स्ट, उसको बाद में ही लिखना है. इट्स अ हायर एनर्जी. जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है ना, दिस इज अ हायर एनर्जी सबशेल, ठीक है. रिमेंबर दैट. इसका ऑर्डर 3d को बाद में नहीं लिखना. फिल पहले आप 4s को करते हो, लेकिन देन यू फिल 3d. अच्छा, anyways, the last electron is always filled in a d subshell. Pick any other element. इसमें iron कर लेते हैं. Iron is Fe is 26. So the electronic configuration of 26 electrons is going to be 1s2. Then you have 2s2. Then you have 2p6. Then you have 3s2. Then 3p6. And then you have 3d. 3d बाद में fill होगा, 4s पहले fill होगा. 4s2. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? दैट्स 20. तो 6 और चाहिए, तो दैट्स 6 goes into D. So when you're filling the electronic configuration, the last electron that you fill goes into a D subshell. So that's how you write electronic configuration. Every atom is going to have transition metals. When every atom is going to have exactly the same subshells, and every time the electron is going to go into the D subshell. ठीक है, सिर्फ D के अंदर डिफरेंस आ रहा होगा. And this is, I'm referring to a particular row. मतलब ये मैं पहली रो मैंने पिक की हुई है, ठीक है.
उस रो के अंदर ना all the elements they're going to have exactly the same number of subshells, the last electron going into the D. अच्छा, इस पे कुछ exceptions होती थी जो आपने AS में पढ़ी थी. Some of the transition metals they have slightly, very slightly different electronic configurations. One of them is chromium. ठीक है, तो ये these are some special cases. तो chromium का ये आपने AS में भी पढ़ा था कि when you write the electronic configuration of chromium, it's 1s2, 2s2, then you have 2p6, then you have 3s2, फिर 3p6. अच्छा, फिर आना क्या चाहिए था? 4s पे होना चाहिए था 2, और फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, वो D के अंदर जाने चाहिए थे. But what happens is कि in the case of chromium, half-filled electronic configuration is more stable. तो यहाँ पे उल्टा 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है. ठीक है, so one of the electrons in 4s actually goes into D because half-filled is more stable. ठीक है, this half-filled electronic configuration अच्छा, लेकिन ये रूल जो है ना, this only applies to chromium, not to anyone else. बस chromium के केस में ना the half-filled electronic configuration is relatively more stable. So then you have एक और था exception, one more exception which did not follow the conventional filling electrons rule, and that one extra exception was copper. ठीक है, copper was 29. तो 29 का क्या मतलब है? 29 का मतलब it's going to be वही चीज repeat करते रहो, 1s2, 2s2, 2p6, so then you have 3s2. अच्छा, इसके बाद से ना मैं ये पूरी नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैं नोबल गैसेस यूज करूंगा. अच्छा, कॉपर वुड बी 4s2 and then it's going to be 3d9, no electrons. लेकिन कॉपर के केस में the full electronic configuration is more stable. So instead of having 9 electrons in D, you actually have 10 electrons और इसमें एक होता है. ठीक है, so it's 3d10 4s1. अच्छा, I'm assuming a few things. Okay, I'm assuming you know how to write electronic configuration, and I'm assuming you know which orbital has or subshell has how many electrons. ठीक है, remember कि ये D हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, थोड़ा सा पढ़ेंगे. Remember D has a maximum of 10 electrons क्योंकि 5 orbitals होते हैं D के अंदर. So it has a maximum of 10 electrons. ये बल्कि let me Google this. उसकी D की ना शक्ल भी मैं शो कर देता हूँ. Just give me 1 second. ये मैं शो करता हूँ D subshell. बल्कि just wait, I might have it as a picture. हाँ, अच्छा this कहाँ गया? अभी था यहाँ पे. ये अच्छा, the shape of all the orbitals. This pretty much. अच्छा, now each one of the orbitals. सबसे पहले हम थोड़ा सा electronic configuration उसकी थोड़ी सी रिवीजन भी कर लें. Remember the D is in front of you. ठीक है, this one is the D orbital. D जो है ना, that's a clover leafed. पहले बारी बारी S से start करते हैं. These are regions where there's a high probability of finding an electron. So if an electron is in an S subshell, तो वो एक spherical region होगा around the nucleus, where this electron would be sort of randomly moving around or existing in that particular area. ठीक है, so that's what an S subshell is. P subshell में 3 p orbitals होते हैं क्योंकि it's directional. Directional का मतलब है कि उसके 2 lobes होते हैं. अब वो जो 2 lobes होते हैं ना, those are the places where there's a high probability of finding an electron. तो वो x axis पे भी हो सकते हैं px, y axis पे भी हो सकते हैं py, और z axis पे भी हो सकते हैं pz. So you basically have 3 orbitals px, py and pz. हर orbital में maximum 2 electrons आ सकते हैं, so that's a total of 6 electrons in the p subshell. अच्छा, D के ऊपर थोड़ा सा मैं D का इमेज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया. Now D, you did not study D. You probably did, लेकिन not in detail. AS, it's not a topic in AS. अच्छा, D में क्या होता है? D actually has 4 lobes. So if you can see properly,
कि the d subshell has 4 lobes. Now most of them have 4 lobes, but this is directional as well. कि वो जो 4 lobes है ना वो न्यूक्लियस के किस तरीके से पड़े होंगे. This one is dxy. Let me write this down and इसको बड़ा करके लिख लेते हैं. This is known as dxy orbital. अच्छा, xy ना is just the name of the orbital. xy का मतलब होता है कि वो जो lobes है ना they are lying between the axis, x and y axis. So they all placed between the axis. Then you have dyz. dyz जो होता है that's the electrons, वो जो lobes होंगे ना उसके जहाँ पे electron आपको मिलेगा, they would be lying between the y and z axis. So imagine a three-dimensional space. हर दफा plane different है जहाँ पे आपको electron मिलेगा. This one is dxz. If you look at dxc, the electron lies between the x and the z axis. And this one is known as the dx square minus y square. उसमें होता है कि the electron lies on the axis. वो जो चारों lobes है ना वो x और y axis के ऊपर lie कर रहे हैं. और जो लास्ट वाला है ना dz square, ये बाकी इसकी शक्ल बाकियों से different है. But it looks like a p orbital. लेकिन it has a donut shaped area in the center as well, where there's a high probability of finding an electron. So let me write this down कि इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा कहाँ पे. कि the d, ठीक है, d को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि the d is actually made up of dxy, dxz, dyz, dx square minus y square. नाम पे ना जाओ, ठीक है, just a name, and dz square. ठीक है, 5 orbitals in total. So there are 5 areas around the nucleus where you could keep an electron. और xy का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना 4 lobes होंगे that would be existing between the x and y axis. xz का मतलब है कि the lobes would be existing between the x and z axis. yz का मतलब इसी तरह y और z axis है. And x square minus y square का मतलब है the electrons would be existing on the x and y axis. And then you have the dz square. अच्छा, ये क्लियर है सारों को? D subshell, yes or no? सर डी जी स्क्वायर का क्लियर नहीं है सर. अच्छा, dz स्क्वायर की बस शक्ल इस तरह है कि वो p की तरह है. मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करके ना दिखाता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, बारी बारी ना, जस्ट वेट 1 सेकेंड, इसको एक्सटेंड कर लें. अच्छा, मैं खुद ड्रॉ पिक्चर को छोड़ते हैं. तो यू हैव, अच्छा, यू हैव दीज एक्सेस, ठीक है. एक ये 3 डायमेंशनल में सोचो, x y and z एक्सेस, एंड दिस ओवर हियर इज द, ये z एक्सेस है, ठीक है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यस. अच्छा, दिस ओवर हियर इज योर z एक्सिस, ठीक है. और थोड़ा सा ये, इसको हम x कर लेते हैं, इसको हम y कर लेते हैं. ये बीच में ना न्यूक्लियस है. अब इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द ना फ्लाइंग अराउंड, ठीक है. तो 5 d के ऑर्बिटल्स हैं. तो मैं बारी बारी ना सारों को स्केच करता हूँ. फर्स्ट वन कौन सा, ये जो ऊपर बना हुआ है, ठीक है. द फर्स्ट वन, यू हैव dxy. तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किन एरियाज में होगा? वो x और y एक्सिस के बीच में कहीं, इन एरियाज में, ठीक है, x और y एक्सिस के बीच में, ठीक है. तो ये मैं थोड़ा सा 3 डायमेंशनल शो कर रहा हूँ. तो इन एरियाज में ना x और y प्लेन सोचो, x और y प्लेन, उसके अंदर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, ठीक है. दैट्स द फर्स्ट वन. फिर आपके पास आ जाता है एक्स जी आ जाता है. एक्स जी का जो होगा, मैं पिछला बता रहा हूँ, ठीक है. एक्स जी जो होगा दैट वुड बी एक्स और जी एक्सिस में. मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, कि कहाँ पे है एक्स और जी एक्सिस. एक्स और जी एक्सिस ना ये वाले एक्सिस है एक्स और जी, ठीक है. सो लेट मी स्केच दैट. कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ना दैट वुड बी लाइंग थोड़ा वर्टिकल होगा, ठीक है. एक्स
और z एक्सिस के बीच में लाया कर रहा होगा, ठीक है। तो ये होपफुली कुछ 3 डायमेंशनल इमेज बना के the electron is lying, ये z axis is vertical and this one over here is the x axis। तो ये x और z axis के बीच में लाया कर रहा है और इस तरह बाकी सारे, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डिफरेंट है। जो लास्ट वाला है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द लास्ट वन, ये जो dz स्क्वायर है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज ओवर हियर इन द dz स्क्वायर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, दैट वुड बी एग्जिस्टिंग इन एरियाज अराउंड द z एक्सिस, बस यहाँ पे। मतलब शक्ल से ना वो थोड़ा पी जैसा है। पी ऑर्बिटल भी इसी तरह होता था ना, 2 लोब्स होते थे। तो जो आखिरी ऑर्बिटल है, दैट्स एक्चुअली शेप वाइज इट्स डिफरेंट। तो इलेक्ट्रॉन ना इन एरियाज में एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन देयर इज अ डोनट शेप्ड रीजन अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे देयर वुड बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एज वेल। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक कि डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस किए? एनी क्वेश्चन? ये बाकी भी जल्दी से रिप्लाई कर दें कि कासिम, इज दिस क्लियर? सहर, इज दिस क्लियर? समन? Yes, sir. चल ठीक है। अच्छा, so remember we did electronic configuration and I just introduced these orbitals, your 5d orbitals। p आपको पहले ही पता था, ये जो p सामने है, ठीक है, ये p जो है, कोई मुझे ये बता दे कि कैन यू सी द ग्रीन पॉइंटर ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. अच्छा, बस ठीक है, तो मैं ठीक है। अच्छा रिमेंबर, p आप पहले से क्लियर था कि p क्या होता है। p में सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। d के अंदर बस इलेक्ट्रॉन के जो एरियाज होते हैं ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है, वो 4 एरियाज होते हैं, लोब्स होते हैं, बस उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा, कंबाइन ऑल दीज 5, अगर हर एरिया में एक इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे तो टोटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। रिमेंबर दिस कि नन ऑफ द रीजन आर ओवरलैपिंग, सारे डिफरेंट प्लेन्स के अंदर है। dxy इज इन अ डिफरेंट प्लेन, इसका इलेक्ट्रॉन किसी और प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन किसी और प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन किसी और प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, और z जो है वो किसी और एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रहे। ऑल ऑफ दीज स्पेसेस दे आर सेपरेट स्पेसेस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जितने भी रीजन हो सकते थे ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, so they're all separate spaces and each d has a maximum of 2 electrons। the total maximum electrons कितने आ गए? 10। p के अंदर 6 होते थे, s में वो बेचारा उसकी डायरेक्शन ही कोई नहीं होती थी, मतलब s को घुमाओ ना तो वो s ही बनता है, ठीक है। तो s एक ही टाइप का होता था। p को आप 3 डिफरेंट तरीकों से घुमा सकते थे, x पे रख सकते थे, y एक्सिस पे रख सकते थे, z पे। अच्छा, एनीवे, सो दिस इज क्लियर कि d हैज अ टोटल ऑफ 5 सबशेल्स। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, दैट इज कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ना d के, these ones dxy dyz dxc, the electron lies between the axes, ठीक है। in each case the electron is not actually lying on the axis, वो x और y axis के बीच में है, x और z axis के बीच में। ये बात ना आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, ये हम बाद में जाके ना काफी आगे जाके ये हम इस पे वापस आएंगे, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करेंगी। तो मेक श्योर कि अभी से ना रजिस्टर दिस इन योर माइंड कि देयर आर एक्चुअली 3 ऑर्बिटल्स दैट लाई बिटवीन द एक्सिस। अच्छा, दीज अदर 2 ऑर्बिटल्स, इफ यू लुक एट देम केयरफुली, ठीक है, इसको साइज में बड़ा भी कर लेते हैं। इफ यू लुक एट दिस केयरफुली यू वुड नोटिस के द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली लाइंग ऑन द एक्सिस। ये z एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है और इधर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो x और y एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये जो बॉटम 2 है ना, ठीक है, दीज वंस, इसका याद रखना कि इलेक्ट्रॉन lies on the axis, or the area where you're going to find the electron lies on the axis। अच्छा, लेकिन अभी इसका कोई पर्पस नहीं है, ये मैंने वैसी बात बताई है, ये आगे जाके ना काफी काम की बात होगी। अच्छा, एनीवेज, कमिंग बैक, we're done with electronic configuration। what you would notice is
कि all of them have pretty much the same electronic configuration apart from chromium and copper. ये दो जो है ना ये आपके थोड़े से स्पेशल केसेस हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपने एएस में भी पढ़ा था थोड़ी सी डिफरेंट होती है. But one thing you would notice is कि across the period the electronic configuration is identical. They all have the same subshells. 3D 4s, 3D 4s, 3D 4s, pretty much the same subshells. अच्छा इसके बाद से ना एक चीज याद रखना कि मैं अब इसको इस तरह लिखूंगा, ठीक है, कि और ये मेरे ख्याल से होपफुली आपको आता भी होगा कि यहां तक ना आई एम गोइंग टू राइट आर्गन क्योंकि आर्गन हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन यू हैव 3d10 4s1. ठीक है, अब से ना मैं जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही लिखूंगा. 18 इलेक्ट्रॉन्स जो फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स आई एम गोइंग टू सम इट अप एज आर्गन और फिर 3d10 4s1. ठीक है, बस ये एंड वाला पार्ट जो सबसे बाहर वाला सबशेल्स है ना उन्हीं को मेंशन करूंगा. अच्छा, कमिंग बैक कि यू मस्ट आल्सो नो कि हाउ डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म आयंस. खैर वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बल्कि इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, पहले तो कर लेते हैं प्रॉपर्टीज. ओ लेवल्स में क्या पढ़ा था? ओ लेवल्स में पढ़ा था कि बड़ी पांच चीजें वो पूछ रहे थे आपसे ओ लेवल्स के अंदर. कौन मुझे आंसर करेगा कि व्हाट वर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स? कलर कंपाउंड होते हैं सर. अच्छा, 1 कलर्ड कंपाउंड्स. फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेते हैं बारी बारी, एक सेकेंड. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कौन सी? High melting and boiling points. ठीक है, so compared to other metals they had relatively high melting and boiling points. कभी कभार काफी हाई होते हैं. ठीक है, अच्छा देन नंबर 4 क्या है? ओ लेवल्स याद करो, ये बहुत दफा क्वेश्चन आता था. इतने लोग हैं कि ओ लेवल्स ये तो याद होना चाहिए, इतना टिपिकल क्वेश्चन था ओ लेवल्स का. नो आइडिया. एक था कि दे हैव हाई डेंसिटी. ठीक है, सो हाई डेंसिटीज होती थी एंड समटाइम्स इट्स मतलब काफी हाई डेंसिटी होती है. मतलब इफ यू लुक एट गोल्ड, गोल्ड इज वेरी वेरी हैवी. मतलब बाकी मेटल से ना गोल्ड इज एक्सट्रीमली हैवी. लेड उससे भी ज्यादा हैवी है. अच्छा, नंबर 5 वाज कि दे वर वेरी गुड कैटलिस्ट. ठीक है, दे वर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड कैटलिस्ट और बहुत सारी जगहों पे ना एज अ कैटलिस्ट यूज होते थे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमने कोई नई चीज नहीं पढ़नी, हमने यही पढ़ना है. हमने मतलब जो ओलेवल्स में पढ़ा है हमने ये 5 चीजें पढ़नी है, लेकिन हम ये हर चीज जो है ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इफ दे हैव कलर्ड कंपाउंड्स, तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाई डू दे हैव कलर्ड कंपाउंड्स. सबसे पहला क्वेश्चन. ठीक है, फिर इफ दे हैव कलर्ड कंपाउंड्स तो व्हाई डू दे कीप चेंजिंग कलर्स. कॉपर सल्फेट के अंदर अमोनिया डालते हो तो वो डीप ब्लू क्यों हो जाता है, इस तरह की चीजें. ठीक है, तो कलर्ड कंपाउंड्स दैट्स गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम नाउ ऑन. Then you have variable oxidation states. So if you have variable oxidation states, why do they have variable oxidation states? मतलब आयरन +2 है तो +3 क्यों बनाता है, फिर +4 क्यों बना लेता है, कैल्शियम क्यों नहीं ये कर सकता. अच्छा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वो भी हाई डेंसिटी के. व्हाई डू दे हैव सच स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स, व्हाई डू दे हैव सच हाई डेंसिटीज एंड व्हाई आर दे सो गुड एट catalyzing reactions. So one by one we are going to study all of them. ठीक है, तो starting with I'm going to start with अच्छा सबसे पहले ना ये कलर्ड कंपाउंड वाली कहानी ना वो तो बहुत लंबी कहानी है, वो हम एंड पे रखेंगे. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स जो चीज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटीज, गुड कैटलिस्ट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, ये अभी हम थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सबसे पहले मैं सारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं
कि I'm going to write a row in the periodic table starting with scandium. Scandium के बाद आता है scandium, vanadium, titanium, chromium, Mn, Fe, cobalt, nickel, copper and zinc. So that's the first row of the periodic table. अच्छा ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे फर्स्ट रो के ऊपर, ठीक है? ये मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि मैंने ऑर्डर सही लिखा है. There was a periodic table here, so it's scandium, titanium, vanadium, chromium, magnesium, cobalt, nickel, copper, zinc, ठीक है? चलो. अच्छा, one thing that you would notice is, अच्छा पहली चीज़, electronic configuration तो सारों की same है, same subshells, but number of electrons different है, लेकिन it's you start off with 21 electrons, then you have 22 electrons, then you have 23, then you have 24, 25, iron is 26, 27, and 28, 29, 30. And they have all identical electronic configurations. For example, scandium is argon के बाद आ जाता है 3d1 and 4s2. ठीक है, so it's exactly the same. बाकियों की भी same electronic configuration होगी. It's going to be ये अगला कर लेते हैं. It's going to be argon. मैं बीच बीच में से कर रहा हूँ just argon और फिर 3d2 and 4s2. ठीक है, so it's exactly the same. एक सेकेंड इसको मैं साइड पे कर लूँ. And so on. तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह चलती रहती है, ठीक है? एक मैं एंड वाला कोई कर लेता हूँ. The trend continues. The only difference is आयरन की कर लेते हैं. It's going to be argon, 3d6, 4s2. So same subshells, everything is the same. और एंड तक ना वो चला जाता है 30 पे. 30 electrons. 30 electrons would be argon, and then you have 3d10 and 4s is 2. सर क्रोमियम की तरह लिख देंगे. ठीक है, क्रोमियम तो वो स्पेशल केस था. क्रोमियम की बीच में फिर लिख देता हूँ कि क्रोमियम वॉज उसमें वो हाफ एंड वाला चक्कर आ जाता था, ठीक है? हाँ जी. तो सबशेल्स वही, अच्छा सबशेल्स वही हैं. इसको मैं बल्कि किसी और आर्गन और CD4, मतलब वैसे इसका अगर वैसे लिखते थे तो 3d4 4s2 आता था, लेकिन हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो विच इज व्हाई इट्स गोइंग टू बी 3d5 and 4s1. ठीक है, ये सारे रिमेंबर, ये मैंने अभी ऊपर ना स्पेशल केसेस अगर आपने अभी ज्वाइन किया ना, अभी डेट के, मैंने फिर से एक्सप्लेन करूं. क्रोमियम एंड कॉपर वर वो केसेस थे जहां पे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाज स्लाइटली डिफरेंट. अच्छा, बट द पॉइंट इज, the main point is, if you can see the screen, the main point is they all have pretty much the same subshells. Everyone has the same subshell. So yani same number of orbitals across the period. Kya ho raha hai? As you move to the right of the periodic table, what happens is you have more protons. ठीक है, first thing, scandium जो है वो 21 protons है. उसके पास सबशेल्स उतने ही हैं जितने इसके पास है, जिंक के पास पड़े हुए हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन्स चलो ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वगैरह, सबशेल्स वगैरह, देयर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. तो स्कैंडियम 21 है, राइट की तरफ जाते जा रहे हो, आयरन 26 प्रोटॉन्स, 27, 28, 29, 30, इसी तरह वो फिर आगे चली जा रहा है. व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव मोर प्रोटॉन्स? व्हेन यू हैव मोर प्रोटॉन्स यू हैव मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सो लेट्स अज्यूम कि दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड यू हैव ये एटम है स्कैंडियम का, ठीक है.
अब स्कैनियम के पास भी ना उतनी ऑर्बिटल्स, मतलब एक एंड पे मैं स्कैनियम पकड़ता हूँ, ठीक है, स्कैनियम है, ठीक है, स्कैनियम के पास जो आउटर शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है ना, एग्जैक्टली द सेम, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, +21 प्रोटॉन्स है ना उसके पास। तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोई राइट साइड वाला एलिमेंट उठाता हूँ, इफ आई पिक कॉपर हैज 29 प्रोटॉन्स, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा ना, दैट हैज 29 प्रोटॉन्स, व्हिच मींस नंबर ऑफ सबशेल्स उसके पास भी उतने ही है। So it's going to attract, because of the 29 protons, the electrons would be attracted even strongly to the nucleus. और ये भी नहीं है कि सबशेल दूर चला गया, इट्स द सेम सबशेल, यानी डिस्टेंस भी वही है, सो द अट्रैक्शन इज काइंड ऑफ, इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर, ठीक है, इन द केस ऑफ कॉपर। तो एज यू मूव टू द राइट, ठीक है, जब आप राइट साइड पे मूव करते हो, देयर इज मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट हैपेंस इज दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। और अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली आयोनिक रेडियस भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन जो होगी दैट्स गोइंग टू बी मोर, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो ट्रांजिशन मेटल हैव स्मॉलर एटम्स, और इस पर हम चेक भी कर लेते हैं उससे। ओपन द प्योर टेबल, ठीक है, लेट मी जस्ट वन सेकेंड, एक सेकेंड देना, लेट मी ओपन द डेटा बुकलेट। अभी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, इफ यू डोंट सी इट मेरे से पूछ लेना, ठीक है, आई एम शेयरिंग दिस टैब। अच्छा, हियर्स द डेटा बुकलेट। तो अच्छा, मेक श्योर कि ये यूज़ करना है, इसमें ये जो आयनाइजेशन एनर्जीज है, देयर इज अ पेज समवेयर जहाँ पे वो रेडियसेस गिवन है, यहाँ पे। अच्छा, लुक ओवर हियर इन द सेम रो, कैल्शियम के आगे ना वो शुरू होते हैं। अच्छा, नाउ यू हैव कैल्शियम ओवर हियर, कैल्शियम का एटॉमिक रेडियस देखो, ठीक है, इफ यू कैन सी ओवर हियर, मैंने हाईलाइट कर लिया, इट्स 0.197, ठीक है, 0.197 नैनोमीटर्स है कैल्शियम। और कैल्शियम के फौरन बाद ना, कैल्शियम के फौरन बाद वो स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं, स्कैनियम और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो तो ये कैल्शियम है, और किधर गए ट्रांजिशन मेटल्स, कहाँ रह गए, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, वो कितना था, 0.197 था ना। एकदम से देखो ट्रांजिशन मेटल्स की जो एटॉमिक रेडियसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, यू हैव मोर एंड मोर प्रोटॉन्स। सो द ट्रेंड इज कि ये क्रोमियम जो है ना वो थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली वो नहीं होती, लेकिन द ट्रेंड इज दिस रेडियसेस बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज यू गो अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, दैट्स द जनरल ट्रेंड। सो गोइंग बैक, you have more attraction for electrons, more protons, more attraction for electrons, atomic radius continuously decreases। इसके साथ मैं ionic radius भी लिख देता हूँ। अच्छा, ये क्लियर है सारों को? Yes or no? Is this clear? Yes, sir. यस सर। Sir. अच्छा, तो चलिए ठीक है, more protons, more attraction for electrons, then you have अच्छा, अब इससे होगा क्या if the atomic radius is smaller? Now one thing that you would notice is कि एटम का साइज तो छोटा हो रहा है, but the atomic masses are actually increasing। मतलब आयरन क्या है, आयरन इज 56, मतलब इनकी मैं masses टॉप पे लिख रहा हूँ, आयरन इज 56। एक्चुअली बाकियों का मुझे पता ही नहीं है, कॉपर का मुझे पता है 63.5 है शायद, 64 कर लेते हैं, ठीक है। जिंक इज अराउंड 65.4, 65 राउंड कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी ओपन द, मैं सामने प्योर टेबल ही रख देता हूँ, कहाँ गया ये। अच्छा, तो एटम का साइज छोटा हो रहा है, बट द एटॉमिक masses 45, 48, 51, 52 एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो इसको मैं लिंक करूँ डेंसिटी के साथ कि एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस, बट एटॉमिक masses इंक्रीज। तो एटॉमिक masses इंक्रीज, यानी आपके पास एक छोटा एटम है जिसकी मास भी ज्यादा है,
तो डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है, दैट्स द रीजन व्हाई डेंसिटी इज हायर. तो लेट्स राइट दैट डाउन. ठीक है, लेट्स डेंसिटी में एक्सप्लेन कर दूं, बल्कि इसी के साथ है तो इसको तो सर इसे चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं? नहीं, चार्ज डेंसिटी पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैं चार्ज की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है. तो पर देखो डेंसिटी में चार्ज का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो इसलिए वो मैं भी उस पर आता हूँ. चार्ज डेंसिटी वाला भी पॉइंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. तुम्हारी बात ठीक है, चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन मैं भी खाली डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. डेंसिटी तो होता है मास ओवर वॉल्यूम होता है ना, तो छोटा वॉल्यूम है और मास ज्यादा है तो. अच्छा, सो हायर डेंसिटी पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, ठीक है. सो यू हैव टू राइट दिस एग्जैक्टली. तो ये अपना मैं पास पेपर में जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे ना, उसकी रीजनिंग है कि भाई क्यों होती है हायर डेंसिटी. तो द रीजनिंग इज के across the period you have more protons, proton number increases, as it increases, so you have more attraction for electrons, more attraction for outer subshells like that there. And when you have more attraction for outer subshells, so smaller, which leads to smaller atomic and ionic radius. Atomic and ionic radii. Also, across the period, atomic mass increases. तो एटॉमिक मास, अच्छा किसी को स्क्रीन पे अगर छोटा नजर आ रहा है तो मुझे बता दें, ठीक है, मैं इसको. अच्छा, ऑल्सो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक मास इंक्रीजेस. और सिंस डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, hence density increases. तो इसलिए दे आर वेरी डेंस, ठीक है, दे वेरी डेंस. मास ज्यादा होती है और एटम का साइज छोटा होता है. तो जब वो मेटालिक लैटिस होगा तो उसके अंदर ये कॉपर छोटा है तो वो ज्यादा फिट होंगे, ठीक है. अच्छा, हायर डेंसिटी. अच्छा, इसी से ना अब मैं चार्ज डेंसिटी और उन चीज़ों के ऊपर भी आ जाता हूँ, ठीक है. सो हायर डेंसिटी एक पॉइंट तो हमने कर लिया जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था, ठीक है. उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखती है, वो देख लेना कितने मार्क का क्वेश्चन है. मतलब वो अगर तो खाली पूछे एक दो मार्क का क्वेश्चन, वो पूछे कि भी why do they have higher density, बस बता दो कि smaller atomic radius and ionic radius and the atomic mass increases, they have higher atomic masses. तो अगर वो रीजनिंग पूछ रहे हैं तो बता दो कि अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं, so there's more attraction for outer subshells. So that's the first point. We're done with the first point. 5 points थे जो O levels में पढ़े थे. So we are kind of done with the first one. अब आ जाते हैं बाकी पॉइंट्स देखते हैं क्या थे. अच्छा, पहला तो हो गया, उसको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है. पहला कौन सा हुआ है? हाई डेंसिटी, ठीक है, वी डन विद दैट. अच्छा, अब आ जाते हैं उस पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे, जिसमें वो चार्ज डेंसिटी किसी ने मेंशन किया था, तो चार्ज डेंसिटी भी हम उसी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. अच्छा, एक मुझे पहले कोई बता दे कि इज दिस M2 या E2 सारी मिक्स है, या ये एक ही क्लास हो रही है, या इज दिस टू क्लासेस? सर M2 है आई गेस. ठीक है, सारे M2 के हैं ना.
चलिए ठीक है, वी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन, क्योंकि मैंने बोल बहुत ज़्यादा लिया, ठीक है, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर, क्योंकि था भी ज़्यादा बोलने वाला काम। मुझे पहले बताओ कि इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि अगली चीज़ें फिर हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वो अगर शुरू भी की ना तो वो ख़त्म नहीं होगी। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। क्लियर है सारों को? यस सर। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ ना उसी के ऊपर ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा। अच्छा, और एक चीज़ कर लो कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इस बोर्ड का लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा। ये बोर्ड आप खुद एक्सेस कर सकते हो। एवरीथिंग दैट्स रिटन ओवर हियर वुड स्टे हियर, तो आप किसी भी टाइम इसको खोल भी सकते हो। तो आई विल सेंड दैट ऑन उस पे। अच्छा, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स तो नहीं होते ना? आई एम अज्यूमिंग देयर आर नो व्हाट्सएप ग्रुप्स। No, sir. चलो ठीक है, मेन कम्युनिकेशन चैनल जो है that's going to be this ये जो गूगल क्लासरूम है, ठीक है, इसी के ऊपर कम्युनिकेशन सर होगी। हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप तो होना चाहिए सर, वैसे पहले था सर। जी सर, पहले भी तो। नहीं चलो, वो पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं पता कर लेता हूँ, शायद बैंड है या क्या है कुछ। बाकी सब्जेक्ट्स के हैं कि नहीं है? सर सर स्टूडेंट्स ऑफिशियल है ना दें? अपने लिए बनाए हुए। हाँ सर, ऑफिशियल नहीं है लेकिन वैसे ही है। अच्छा नहीं चलो ठीक है, मैं पहले चेक कर लूँ ना, फिर बना लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है। क्लासरूम जो है ना, वो उसके ऊपर मैसेज आता है, वो बंदा देख नहीं रहा होता, तो वो चेक मैं कर लेता हूँ, ठीक है। पहले कंफर्म कर लो, देन आई विल आस्क यू टू मेक वन, ठीक है। चले ठीक है, ओके देन। कल प्रॉब्ली कल फिजिकल क्लास है ना स्कूल में, ना? जी सर। जी। चलो ठीक है, कल फिर मुलाकात होती है, ठीक है। इंशाल्लाह। चले, अच्छा, ओके, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। हाफिज सर। सर यस, सर रूम किस क्लास में रूम में होगी क्लास सर? ये भी मैं बताता हूँ, मुझे खुद पता नहीं है, मैं तो वैसे ही रैंडमली आके बैठ गया हूँ कहीं। ये ओके मैं सर। बताता हूँ। किधर बैठते थे ओके आप लोग? मुझे आप बता दो, कहाँ पे बैठते थे? सर, पहले तो नीचे होता था रूम 2 सर, लेकिन वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया आइसोलेशन वार्ड समथिंग। अच्छा हाँ, एग्जैक्टली। नहीं ठीक है, मैं मेरे ख्याल से ये मैं उस पर मैसेज कर दूंगा क्लासरूम के ऊपर, ठीक है। ओके सर, ओके। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।